Students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th बिजनेस स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 11 में जो हमारे मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट है उसके हमने थर्ड एलिमेंट को स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। और उस एलिमेंट में क्या था, बेसिकली अपने गुड्स की फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी किस तरीके से अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मार्केट में। तो उसके दो कंपोनेंट्स थे बेसिकली, एक था हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से पहले वाले को हमने कवर अप कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। आज ही क्लास के अंदर हम इसको शुरू करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं इस टॉपिक को भी काफी अच्छे तरीके से जैसे हमने और क्लासेस के टॉपिक्स कवर किए। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़कर आए हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कोई भी मटेरियल, और वो मटेरियल मार्केट तक जाने में यानी कंज्यूमर तक जाने के अंदर कितने इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं बीच में, यानी कितने बीच के पर्सन आ रहे हैं, लाइक एजेंट हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, उन सब के बारे में हमने बात कवर करी थी। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हमने कवर किया था। डायरेक्ट वो चीज जैसे मान लो जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे डायरेक्ट कस्टमर को पहुंच जाए, कंज्यूमर तक रिलेशन हो। कैसे? जैसे कि ऑनलाइन के द्वारा, है ना, और मेल के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा। इसके माध्यम से आज के मॉडर्न जमाने में ये चीज पॉसिबल है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग भी हमारी हो रही है खूब। कौन कौन कंपनी कर रही है, ज्यादातर कौन कौन से सोर्स का यूज कर रही है, वो अभी हमने कवर किया था। लगभग कहना मतलब ये है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के दो मतलब होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि अपने गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें किसी ना किसी की जरूरत हो, लाइक एजेंट की, होलसेलर की, रिटेलर की। तो उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, वो सब हम पढ़ के आ चुके हैं। तो लगभग ये है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सभी बात जो हुई है वो अपने गुड्स के बारे में हुई है, और कैसे हुई है, इंटरमीडिएट द्वारा। यहां पे जो बात करेंगे, हम बात करेंगे अपनी फिजिकल मूवमेंट की गुड्स की, जैसे कि इट रेफर टू ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू द ऑर्डर, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री एंड देन आफ्टर कंट्रोल ऑफ गुड्स। इसके अंदर ये सब बातें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने अपने गुड्स जो हैं वो होलसेलर को बेच दिए, तो होलसेलर तक जाने के लिए भी कई सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की यूज चाहिए हमें, तो वही ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा इसके अंदर लाया करता है। ठीक है, देखिए, इट रेफर टू सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। ये सभी एक्टिविटीज को अपने अंदर लगाता है जो कि फिजिकल मूव करते हैं अपने गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी हमारी ओवरऑल डेफिनेशन इसकी। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ या फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट यही आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग, जाहिर सी बात है यही आएगा फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि जब भी कभी हमारे गुड्स किसी के पास जाएंगे, यानी होलसेलर को ले लीजिए, रिटेलर ले लीजिए, एजेंट ले लीजिए या कंज्यूमर ले लीजिए, वो तभी तो जाएंगे जब वो ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी हमारे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज फ्लो ऑफ ऑर्डर। तो फ्लो ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, यानी मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शंस हो रही है वो भी चैनल मेंबर्स द्वारा यानी इंटरमीडियरीज द्वारा। एंड सेकंड वन इज फ्लो ऑफ ऑर्डर। फ्लो ऑफ ऑर्डर इसका रिवर्स कर लीजिए, इज द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कस्टमर से मैन्युफैक्चरर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बेसिकली ऑर्डर समझ लीजिए यहां से, इस तरीके से हम समझ गए, इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द कस्टमर टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक, इट रेफर टू प्लेसिंग ऑर्डर बाय द कस्टमर टू द प्रोड्यूसर विया चैनल मेंबर्स यानी इंटरमीडियरीज द्वारा, एंड देन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑर्डर इज इसेंशियल टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स इन करेक्ट द क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन। तो इसका मतलब यही है बेसिकली, जब हमें कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो टाइमली पूरा हो, करेक्ट क्वांटिटी में पूरा हो, और हर एक तरीके से उसमें एक्यूरेसी हो, हर एक तरीके से उसमें स्पेसिफिकेशन हो, यानी कि कोई भी उसने जो अलग अलग टाइप्स की गुड्स मंगाए हैं वो अलग अलग टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड भी होने चाहिए। तो ये भी मैटर करता है, और ये कैसे डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को ड्राइव करता है डायरेक्टली, अगर हमारे उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग जो उसने ऑर्डर दिया है उसके द्वारा हम काम करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर प्रोसेस। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट ये आते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड वन इज वेयर हाउसिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एज अनलेस गुड्स आर फिजिकल मेड अवेलेबल द सेल
कैन नॉट बी कंप्लीटेड, इट आल्सो ऐड वैल्यू टू द गुड्स बाय इंश्योरिंग देयर अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। इसका मतलब यह है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो हमारी सेल्स जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेल्स जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि बगल वाले घर से कोई सेल करने आ रहा है, बहुत बहुत दूर की सेल होती है। तो जो बहुत दूर की सेल हो रही है वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारी उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है कैसे, और इसके अंदर एक ऐड भी हो जाती है वैल्यू कैसे, गुड्स बाय इंश्योरिंग देयर अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। इसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी ये है कि अपने गुड्स को सही समय पर और सही जगह पर पहुंचाना। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में। अब आ जाइए वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग का मतलब गोदाम वगैरह। तो मान लीजिए आपने 100 किलो या 200 किलो गेहूं उगाया। अब गेहूं आपने जो वो उगाया है, अब वो ऐसा तो है नहीं उगाने के साथ साथ अगले दिन ही बिक जाए, ऐसा नहीं होता। तो जब कभी भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो एकदम वो चीज नहीं बिक सकती या फिर एकदम वो चीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकती, तो उसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो वो जगह हमारी वेयर हाउसिंग होती है, यानी वेयर हाउसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये देखिए कि टाइम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, यानी कि समय जो लग रहा है, जैसे आज प्रोडक्शन हुई है, एक हफ्ते बाद जो चीज बिकेगी, एक हफ्ते का जो गैप है वो कहां रखा जा रहा है, वो अपने वेयर हाउसिंग में दिया जा रहा है। तो ये टाइम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट मान लीजिए इसको। तो द नीड ऑफ वेयर हाउसिंग अराइजेज बिकॉज देयर मे बी डिफरेंसेस बिटवीन द टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन, यानी कि वो समय जो प्रोडक्शन हुई है और जो समय कंजप्शन का है, उसके बीच में जो समय आ रहा है उसके अंदर में वेयर हाउसिंग की नीड होती है। करेक्ट। अब वेयर हाउसिंग का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रखा है बुक के अंदर, आपको याद रखना है कि वेयर हाउसिंग होना क्या चाहिए। तो जहां पे हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे पास में ही वेयर हाउसिंग होना चाहिए, क्योंकि वेयर हाउसिंग का मतलब यह है कि प्रोडक्शन जहां हो रही है उसके थोड़े पास ही अपना सामान डाल देना गोदाम में। अब ऐसा तो बेकार है गोदाम, जैसे मान लो आप न्यू कॉलोनी के अंदर क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो और सामान का रखने का गोदाम कहां पर है, नोएडा के अंदर है, तो ऐसे तो कोई चक्कर नहीं लगाएगा ना बार बार। यानी कि वेयर हाउस उसकी जगह जो है वो अपने काम के पास ही होने चाहिए। तो ये वेयर हाउसिंग के बारे में था और ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में था। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट्स की तरफ, अपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। चलिए स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसका नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए ये क्या है, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इट रेफर टू द लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू बी मेंटेन। अगर आप इसको समझें तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास इन्वेंट्री होती तो इन केस अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई ताकि हम उसको झेल सकें, जैसे मान लीजिए हम 10 प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और 10 के 10 ही बिक रहे हैं, तो उसमें हमारा बेनिफिट नहीं है। मान लीजिए 10 की जगह 15 लोग खरीदने वाले आ गए, तो 5 वापसी जाएंगे ना। बहुत ईजी लैंग्वेज समझा रहा हूं। तो इसीलिए हमें इन्वेंट्री का कंट्रोल बहुत बेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री में बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 प्रोडक्ट खरीदे और मैंने सोचा कि 70 बिक जाएंगे और 30 की मैं इन्वेंट्री रख लूंगा कि इनकेस अगर कोई मेरे पास डिफ्लेशन इन्फ्लेशन जो कुछ भी आई तो ये झेल ले। अब मैं 70 की जगह मैंने एक्सेप्ट किए थे, अब 70 की जगह बिक गए 80। 70 की जगह कितने बिक गए? 80। अब 10 प्रोडक्ट इससे यूज आ गए इन्वेंट्री से, कितनी इन्वेंट्री बची? मात्र 20 प्रोडक्ट की। तो मैं पीछे होलसेलर को, रिटेलर को या जो कोई भी प्रोडक्शन होगा जिससे मैं ले रहा हूं अपना प्रोडक्ट, उसके पास मैं कॉल करूंगा कि भाई मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड जब बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाओ।
अब वो पीछे कॉल करेगा, अब रिलेशन बनता चला जाएगा तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगी कहानी, पहुंचेगी कहानी मैन्युफैक्चरर के पास। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी सेल्स तो बढ़ेगी और अल्टीमेटली लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज भी होगा और वेज इंसेंटिव से भी हमारे काफी काम आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली ये है कि जो इन्वेंट्री का जो इफेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है हमारी किस पे, प्रोडक्शन के ऊपर या फिर सेल के ऊपर, करेक्ट। तो ये था हमारा बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। अगर यहीं पर अगर आपको इसकी रिलेशन जो है वो इन्वर्स कर देना है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या करा था, 30 हमने बचाने को कहा था, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, 70 हमने एक्सेप्ट किए थे, बिके 50 ही, बिके 50। जितनी हमने इन्वेंट्री रखने की सोची थी उससे ज्यादा इन्वेंट्री रख ली, तो तब भी हम पीछे कॉल करेंगे भाई अब गुड्स मत भेजना, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट में डिफ्लेशन आ रहा है, कोई गुड्स खरीद नहीं रहा, ग्राहक नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा उसी का। तो अल्टीमेटली जब इन्वेंट्री कम होगी तब प्रोडक्शन बढ़ेगी, और इन्वेंट्री जब बढ़ने लगेगी तो क्या होगी, प्रोडक्शन गिरती जाएगी। तो ये आप समझ जाइए, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया इसमें, बट समझने के लिए ये बहुत था, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो फाइनली हमारे तीनों पी खत्म हो चुके हैं आज की क्लास के अंदर। प्रोडक्शन मिक्स के, सॉरी मार्केटिंग मिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, थर्ड पी तक हमने सब कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं अपना फोर्थ पी जिसका नाम है प्रमोशन। तो प्रमोशन का थोड़ा आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर इसके भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं लाइक प्रमोशन मिक्स, यानी जैसे हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा ना वैसे ही प्रमोशन मिक्स है। तो इसके बारे में हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखिए प्रमोशन क्या होता है, इट रेफर टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट देम टू बाय इट। यानी कि जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका प्रमोशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमारी पब्लिक को पता ही नहीं होगा तो वो बिकेगा कैसे। तो प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सेलिंग, यानी कि अपने सेल को बढ़ाने के लिए प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इसकी क्या क्या चीजें होती हैं भाई प्रमोशन मिक्स की। देखिए प्रमोशन मिक्स में आते हैं एडवर्टीजिंग आती है, पर्सनल सेलिंग आती है, सेल्स प्रमोशन आता है और पब्लिक रिलेशन आता है। अब ऐसा नहीं है छोटे छोटे से भाग दे रखे हैं, एडवर्टीजिंग के बारे में पूरा विस्तार में बता रखा है, पर्सनल सेलिंग के बारे में बता रखा है, सेल्स प्रमोशन, इनका अलग अलग समझ लीजिए एक एक पेज के बारे में बता रखा है बुक के अंदर। तो इन्हीं के साथ हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास को, और होपफुली कम से कम 2 मार्क प्रमोशन मिक्स के बारे में तो हम कवर कर ही लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपके आज ही क्लास तक कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझसे जरूर पूछें, मैं जरूर उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को, और होपफुली खत्म करेंगे अपने जल्द से जल्द अपने इस चैप्टर को। थैंक यू।